14 July 2021, we are celebrating 52nd Bank Nationalization Anniversary. This year, this day has a special significance since the present government, under the garb of self-reliant or Atmanirbhar Bharat, by using the pandemic as an opportunity, is pursuing the agenda of bank privatization. We as an organization feel that this is a conspiracy against the common man. Since if banks are privatized, ultimately it's the common man who will be pushed out of the orbit of banking. As we all are aware, whether it's implementation of Jan Dhan scheme or social sector insurance scheme or education loan scheme or crop loan scheme, everywhere the contribution of public sector banks is more than 90%. That is significant contribution. In comparison to that, private sector banks are working for profit and only profit. On the background, we feel that we need to aware the common man on the ill effects of bank privatization. If government resorts to bank privatization, ultimately All India Bank Employees Association will stand up, raise its voice, and we appeal the common man to rally round with the bank employees and give a befitting reply to the ruling political dispensation by asserting our stand on bank public sector character. With this, I greet all bank employees, bank customers, warm greetings on the occasion of 52nd Bank Nationalization Day. Thank you. वर्तमान सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का राष्ट्रीयकरण समाप्त कर निजीकरण करने के प्रयास। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया। यह एक ऐतिहासिक निर्णय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लिया गया। राष्ट्रीयकरण करते समय भी इसका कुछ पक्षों द्वारा विरोध किया। आज उन्हीं पक्षों के कुछ नुमाइंदे आज की सरकार में हैं। निजीकरण के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को कारपोरेट घरानों के हवाले करना चाहते हैं। इन्हीं कारपोरेट घरानों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों का पैसा एनपीए हेयरकट के माध्यम से लूटा है तथा अब इन्हीं बैंकों के वे मालिक बनना चाहते हैं। यह सारी सरकार एवं कारपोरेट घरानों की सोची समझी चाल है। निश्चित यह जन सामान्य के पैसों का दुरुपयोग एवं विश्वासघात है। सार्वजनिक क्षेत्र में होने से ही बैंकों का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ तथा इसी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों का विकास एवं राष्ट्र का विकास हुआ है। अगर निजी क्षेत्र इतने ही बलवान थे तो ग्रामीण क्षेत्रों में इनका विस्तार क्यों नहीं हुआ? क्यों? उसके मुख्य कारण है क्योंकि राष्ट्रीयकृत बैंक ये मास बैंकिंग करते हैं तथा निजी क्षेत्र के बैंक क्लास बैंकिंग करते हैं। मास बैंकिंग जन सामान्य तक होती है, क्लास बैंकिंग समाज के विशिष्ट वर्गों के लिए होती है। अगर निजीकरण हुआ तो क्या खाता खोलना निश्चित ही मुश्किल हो जाएगा क्योंकि खाता खोलने के लिए बड़ी रकम लगने लगेगी। सामान्य लोगों को कर्ज खिलना मुश्किल हो जाएगा। ब्याज दर निजी हाथों में चला जाएगा क्योंकि सरकार का उस पर किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं रहेगा। शैक्षणिक कर्ज जो आज युवाओं को दिया जाता है, जो बिना मॉर्गेज बिना गारंटर के दिया जाता है, यह निश्चित ही मुश्किल में आ जाएगी। सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन सारे राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ही किया गया। आपको याद होगा जनधन योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, कितनी सारी योजनाएं हैं जो राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ही चलाई गई। क्या निजी क्षेत्र के बैंक यह सारी जन सामान्य की योजना चलाने में कारगर सिद्ध होंगे? सर्वसामान्य जनता का पैसा असुरक्षित हो जाएगा। स्कूली बच्चों के खाते खोलना, स्कॉलरशिप के खाते खोलना निश्चित ही मुश्किल में पड़ जाएगा। श्रीमंतों की बैंक हो जाएगी तथा सामान्य जनता के पैसों से धनाढ्य के धंतों को फायदा मिलने लगेगा। आज के परिवेश में आप देख रहे हैं कोऑपरेटिव बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक
कैसे डूब रहे हैं तथा जन सामान्य के पैसा कैसा लूट रहे हैं। अगर निजीकरण हुआ तो निश्चित ही यह राष्ट्रीयकृत बैंकों का भी डूबना लगभग निश्चित ही हो जाएगा। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप राष्ट्रीयकरण का साथ दें तथा निजीकरण का पुरजोर विरोध करें। धन्यवाद। साथियों, बैंक राष्ट्रीयकरण के 52वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत बधाई और क्रांतिकारी अभिवादन। 15 अगस्त 1947 को ये देश स्वतंत्र हुआ। 26 जनवरी 1950 के दिन इस देश के महान संविधान का निर्माण हुआ और 19 जुलाई 1969 में इस देश में एक आर्थिक रूप से क्रांति आई कि जब इस देश के बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। संविधान के प्रस्तावना में सम्मिलित आर्थिक समानता इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एकमात्र जरिया था इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण। वो 19 जुलाई 1969 किया गया। इस संकल्पना को प्रत्यक्ष रूप में लाने के लिए जिन शक्तियों ने, जिन ताकतों ने अपना योगदान दिया, उसमें ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसी की धरोहर लेके आज आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आपको क्रांतिकारी अभिवादन। साथियों, आज ये वर्षगांठ जब हम मनाने जा रहे हैं, उसी वक्त इन्हीं राष्ट्रीयकृत बैंकों के अस्तित्व पर एक गहरा सवाल खड़ा है। संविधान की शपथ लेकर जो लोग सत्ता में बैठे हैं और इस देश के पूंजीपति, इन दोनों ने मिलकर एक साजिश रची है जिसके चलते इस देश की राष्ट्रीय संपत्ति को निजी हाथों बेचने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। लोकतंत्र के तत्वों का गलत आधार लेकर संविधान द्वारा स्थापित तत्वों को तहस नहस करने की ये साजिश, ये इस देश की धरोहर में, इस देश के आज तक के उपलब्धि में एक बहुत बड़ा सदमा है, जिसे रोकने के लिए हम सबको कटिबद्ध होना है। हम बैंकिंग उद्योग में काम करने वाले लोग हैं, इसलिए सिस्टम के अंदर के लोग हैं, इसलिए हम जानते हैं कि किस हद तक निजीकरण का दुष्परिणाम इस देश की अर्थव्यवस्था पे, इस देश के पिछड़े जनसमूह पे होने जा रहा है। लेकिन आम जनता जो जीवन संघर्ष में जुटी हुई है, उसे इस बात से अवगत कराना, उसकी आवाज को बुलंद करना और एक जन आंदोलन खड़ा करना, यही हमारा कर्तव्य बनता है। और आज इस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हमें कहा तो ये तय करना पड़ेगा कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए इस जनसामान्य लाभार्थी को हमारे साथ हमको लेना पड़ेगा। मैं ऐसे मानता हूं कि आज तक का AIBA का जो इतिहास है 70 सालों का, जब जब कठिन समय आया है तो इसी एक आम मेंबर ने, आम सभासद ने अपना एक रोल निभाया है। इस देश के इतिहास में जो भी अच्छे बदलाव आए हैं, अर्थव्यवस्था में जो भी अच्छे कानून बन रहे हैं, उस सब के निर्माण होने के पीछे ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के इन्हीं सभी मेंबर्स का हाथ है, उनका योगदान है। और मैं ऐसे मानता हूं कि केवल नारे लगाने से, अपनी जगह बैठने से ये आंदोलन, ये निजीकरण रुकने वाला नहीं है। हमको फील्ड में जाना पड़ेगा, हर घर में दस्तक लगाना पड़ेगा, हर घर दस्तक, ये स्लोगन लेके हमको इन सभी लोगों को साथ में लेके आज के ये दिन ये निश्चय करना पड़ेगा, ये निर्धार करना पड़ेगा कि हम निजीकरण की ये लड़ाई, आर पार की लड़ाई, अंतिम दम तक, आखिरी सांस है तब तक हम लड़ेंगे और इस सरकार की इस कूटनीति को, इस देशद्रोही नीति को हम परास्त करेंगे और बैंकों का राष्ट्रीयकरण बचाए रखेंगे। इसी संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। आज 19 जुलै 2021 बँक राष्ट्रीयकरणाचा 52वा वर्धापन दिन। या 52व्या वर्धापन दिनानिमित्त आपल्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। राष्ट्रीयकरणाचे जर 2 महत्वाचे फायदे म्हणायचे झाले तर भारतात घडलेली हरित क्रांती, धवल क्रांती याचं उदाहरण म्हणून आपल्याला सांगता येईल। या 2 क्रांत्यांमुळे आम आदमीचा विकास मोठ्या प्रमाणावर साध्य झाला। ते बँकांच्या राष्ट्रीयकरणामुळे यात काही वावगं असं म्हणता येणार नाही। आज माझ्या पिढीपासून ते काल परवापर्यंत बँकेत दाखल झालेले सर्व कर्मचारी हे या राष्ट्रीयकरणाचंच एक फलित आहे असं म्हणावं लागेल। बँकांच्या शाखाचं नेटवर्क
खेड्यापाड्यापर्यंत पोहोचलं. ज्या शाखा काही हजारात होत्या त्या लाखांपर्यंत पोहोचल्यामुळे रोजगार निर्मिती झाली आणि सुशिक्षित तरुणींना बँकेत काम करायची संधी उपलब्ध झाली. त्यामुळेच आपण या राष्ट्रीयकरणाच्या फायद्यानुसार आपल्या कुटुंबाचं आणि आपलं जीवनमान उंचावू शकतो. आज 52वा वर्धापन दिन साजरा करत असताना संसदेचं पावसाळी सत्र हे चालू होत आहे आणि ह्या सत्रामध्ये बँक राष्ट्रीयकरण रद्द करून बँका खासगीकरणाचं बिल येण्याची शक्यता आहे. एआयबीच्या झेंड्याखाली आपण सर्व कर्मचारी या गोष्टीला विरोध करत आहोत. पण आपला हा विरोध अजून भक्कमपणे करण्यासाठी आपल्याला आपल्या कर्मचाऱ्यांबरोबरच खातेदारांची पण साथ लागणार आहे. भारतातल्या सर्व लोकांपर्यंत आपले विचार पोचवून आपल्या लढ्यात त्यांना सामील करावं लागेल. तरच आपण आपला हा वर्धापन दिन सुयोग्य पद्धतीने साजरा करू शकू. या लढ्यात सर्वांना समवेत घेऊन एआयबीच्या झेंड्याखाली आपण आपला आवाज हा केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचवायला पाहिजे आणि तसा जर आपण पोहोचू शकलो तर खऱ्या अर्थाने आपण राष्ट्रीयकरणाचा वर्धापन दिन हा साजरा करू शकू आणि एआयबीच्या झेंड्याखाली आपण हे काम यशस्वीपणे करू. आपण आपला आवाज बुलंद करू, राष्ट्रीयकरण वाचवू अशी शपथ या दिवशी घ्यायची आपल्याला गरज आहे. आणि यासाठी या लढ्याला आपल्या शुभेच्छा देऊन परत एकदा मी बँक वर्धापन दिनाच्या शुभेच्छा आपल्याला देत आहे. धन्यवाद. ప్రియమైన సోదరీమణులారా, మీ అందరికీ బ్యాంకుల జాతీయకరణ దినోత్సవ సందర్భంగా నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. మీకు బహుశా తెలిసే ఉంటుంది, బ్యాంకుల జాతీయకరణకు ఏబీఏకి అవినాభావ సంబంధం ఉన్నది. అందువల్ల కొంత నేపథ్యంలోకి వెళదాం. యూనియన్లు ప్రారంభించడమే ఒక పెద్ద నేరమైనట్లు ప్రతీకార భావంతో యాజమాన్యాలు ఉన్న సమయంలో, అంటే 1946 సంవత్సరంలో ఏబీఏ ఆవిర్భవించింది. ఆనాడు బ్యాంకు ఉద్యోగులకు రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ లేవు. ఒక నియమిత పని గంటలు అని ఏవి ఉండేవి కాదు. బ్యాంక్ మేనేజ్మెంట్ తెలిసిన వాడు లేక ఏ మూతబుల్లో రికమెండ్ చేసిన వారినో బ్యాంకుల్లో ఉద్యోగులుగా నియమించేవారు. అలాంటి సందర్భంలో సహజంగానే ఈ ఉద్యోగులు మేనేజ్మెంట్కి మెచ్చే విధంగా, వారు నచ్చే విధంగా పనిచేయటం తప్ప మరో మార్గం ఉండేది కాదు. అతి దారుణమైన జీతభత్యాలు, నోరు విప్పాలంటే భయపడేవారు. కొందరు ఎవరైనా ధైర్యం చేసి యూనియన్లు ఫామ్ చేసినా వారిని విక్టిమే చేసేవారు. ఈ నేపథ్యంలో కొంతమంది ఏమైనా సరే బ్యాంకు ఉద్యోగుల సంక్షేమానికి, సమాజ సంక్షేమానికి, కరుణరహిత క్రూర మేనేజ్మెంట్స్ కి వ్యతిరేకంగా ఒక జాతీయ స్థాయి యూనియన్ అవసరమని ఏబీఏ అని 1946 సంవత్సరంలో ప్రారంభించడం జరిగింది. ప్రారంభించేదే గాని కాలగతిలో కొందరు భయంకరమైన విక్టిమైజేషన్కి ఎదుర్కోవలసి వచ్చింది. వారిలో కామ్రేడ్ ప్రభాస్కర్, మొట్టమొదటి ఏబీఏ జనరల్ సెక్రటరీ కామ్రేడ్ హెచ్ఎల్ పర్వానా. ఇలాంటి నాయకులు ఎందరో చేసిన త్యాగాల ఫలితాల కారణంగా ఏబీఏ ఇప్పటి వరకు ఇంత బలమైన యూనియన్ గా నిలవగలిగింది. అన్నిటికన్నా అతి ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే ప్రైవేట్ బ్యాంకుల్లోని మేనేజ్మెంట్ వల్లనే సమస్యలన్నీ. లోన్స్ రూపంలో పెట్టుబడిదారులకు డబ్బులు చేరవేయటం కానీ, పేదలకి రైతులకు రుణాలు అందకపోవటం కానీ, సాంఘిక సంక్షేమానికి ఏమాత్రం ఉపయోగపడకపోవటంలో ఈ ప్రైవేట్ బ్యాంకులు యాజమాన్యాలే కారణం. అందువల్ల 1960 దశకం నుండి ఏబీఏ బ్యాంకుల జాతీయకరణ కోసం డిమాండ్ చేసింది. దాని ఫలస్వరూపమే 1969 జూలై 19వ తేదీన బ్యాంకుల జాతీయకరణ జరిగింది. అందులో మొదటగా 14 బ్యాంకులను జాతీయం చేశారు. వాటి పేర్లన్నీ మీకు తెలిసే ఉంటుంది. 1980లో రెండవసారి బ్యాంకుల జాతీయకరణ జరిగింది. మీ అందరికీ మరోసారి బ్యాంకుల జాతీయకరణ శుభ సందర్భంగా నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. జై హింద్, జై భారత్, భారత్ మాతాకి జై.
नमस्कार. आज 19 जुलै बँक राष्ट्रीयकरणाचा दिवस. मित्रांनो, हा दिवस भारत देशाच्या इतिहासामध्ये सुवर्णाक्षरांनी नोंदवावा असा दिवस आहे. कारण याच दिवशी 1969 साली स्वर्गीय पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आणि भारत देशातील 14 बँकांचं राष्ट्रीयकरण केलं. त्यानंतर 1980 साली 6 राष्ट्रीयकृत बँकांचं आणि सुरुवातीला 14 राष्ट्रीयकृत बँकांचं हे राष्ट्रीयकरण केलं आणि बँकिंग क्षेत्रामध्ये आणि भारत देशाच्या आर्थिक क्षेत्रामध्ये एक प्रकारची क्रांती झाली. ही जी क्रांती झाली याचा अनुभव 1969 सालापासून आजपर्यंत आपण घेत आहोत आणि भारतातली बँकिंग व्यवस्था जी खासगी उद्योगांच्या ताब्यामध्ये होती ती राष्ट्रीयकृत झाली, सरकारी झाली आणि भारत देशातील बँका या देशातील तळागाळातील लोकांपर्यंत, खेड्यापर्यंत, वाड्यापर्यंत सगळीकडे या बँका पोहोचल्या. या बँकांचं नेटवर्क फार मोठं झालं आणि त्याच्यामुळे खऱ्या अर्थाने भारत देशाची आर्थिक प्रगती झाली आणि अशा पद्धतीने भारत देशाचा खऱ्या अर्थाने आर्थिक विकास जो झाला आणि आपण ज्याला आत्मनिर्भर भारत बनतो तो आत्मनिर्भर भारत या राष्ट्रीयकरणाच्या निर्णयातून निर्माण झालेला आहे. या राष्ट्रीयकरणाचे फायदे फार प्रचंड आहेत. आपण जर बघितलं तर या देशामध्ये जी धवल क्रांती, हरित क्रांती आणि औद्योगिक क्रांती झाली याला बँकांचं राष्ट्रीयकरण हे सगळ्यात महत्वाचं आणि मुळातलं कारण आहे. हे आपण विसरता कामा नये. परंतु कालांतराने बँकिंग उद्योगामध्ये जे बदल होत गेले, बँकिंग उद्योगातील जे उच्च पदस्थ आहेत हे उच्च पदस्थ भांडवलदारांच्या आणि राजकारणाच्या दबावाखाली येऊन बँकिंगचा व्यवसाय करायला लागले आणि वारेमाप कर्ज वाटप या बँकांमध्ये झालं. मित्रांनो, आपल्याला माहित आहे की राष्ट्रीयकरण करत असताना खासगी भांडवलदारांच्या हातातनं या बँका काढून घेतल्या आणि आता परिस्थिती अशी आहे आपल्या देशामध्ये की पुनश्च खासगीकरणाकडे या सरकारची पावलं ही वळू लागलेली आहे. या देशाच्या सरकारने निर्णय असा घेतलेला आहे की बँकांचं खासगीकरण करायचं आणि खासगीकरण करत असताना भांडवलदारांच्या हातामध्ये या बँका द्यायच्या. ज्या भांडवलदारांनी बँकांना जवळपास 9 लाख कोटी रुपयांना डुबवलेलं आहे अशा भांडवलदारांच्या हातामध्ये पुनश्च बँकांची सूत्र द्यायची. म्हणजे थोडक्यात राष्ट्रीय बचत जी आहे ती भांडवलदारांच्या घशात घालायची आणि परत एक कर्ज बुडले म्हणून ते राईट ऑफ करून एनपीए मध्ये वर्ग करून आणि राईट ऑफ करून या कर्जातून त्यांना मुक्ती द्यायची असा पायंडा भांडवलदारांसाठी या देशाच्या सरकारने घेतलेला आहे. म्हणून समस्त AIBAचे सर्व सभासद, सर्व बँकांमधील सभासद या खासगीकरणाच्या धोरणाविरुद्ध आज पेटून उठलेले आहे आणि या खासगीकरणाच्या विरोधामध्ये सर्व व्यापक अशी मोहीम आपण सुरू केलेली आहे. ही मोहीम येत्या काळामध्ये आपल्याला अतिशय तीव्र अशी करावी लागणार आहे. प्रिंट मीडिया, त्यानंतर सोशल मीडिया याचा वापर करून भारत देशातल्या सर्वसामान्य जनतेपर्यंत आपण पोहोचणं हे आपलं कर्तव्य आहे आणि खासगीकरणाचे जे दुष्परिणाम आहेत ते या लोकांना समजावून सांगणं हे गरजेचं आहे आणि हा खासगीकरणाविरुद्धचा लढा हा यशस्वीपणे लढणं ही आपली जबाबदारी आहे. तर आज या बँक राष्ट्रीयकरणाच्या दिनानिमित्त आपण सर्वजण असे वचनबद्ध होऊया, आपण सर्वजण असे शपथ घेऊया की कम व्हॉट मे, काही जरी झालं तरी बँकांचं खासगीकरण हे आम्ही होऊ देणार नाही. दिस इज द मेसेज ऑन दिस डे. थैंक यू. 19 जुलाई 2021 को हम बैंकों का राष्ट्रीयकरण दिन मनाए जा रहे हैं. इस राष्ट्रीयकरण दिन के अवसर पर हम सभी बैंक कर्मियों को, सभी हमारे ग्राहकों को शुभेच्छा देते हैं. तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी इन्होंने 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया. ये जो 14 बैंक थी जो राष्ट्रीयकरण से पहले ये सभी प्राइवेट सेक्टर के अंदर थी. जब उन्होंने एक बात समझ में आई कि ये सब प्राइवेट बैंक वो टाइम पे 67% लैंडिंग कॉर्पोरेट सेक्टर को करती थी और 2% लैंडिंग ओनली टू द फार्मर्स. 1969 के बाद में ये सारी सिचुएशन चेंज होगी.
ज्यादा करके पब्लिक सेक्टर के बैंक ये रूरल सेक्टर के अंदर एक्सपेंशन हो गया और फार्मर्स को और छोटे छोटे गांव में जो कारागिर रहते थे, जो छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसमैन थे, जिसको अभी हम लोग एमएसएमई बोलते हैं, उनको सबको ये लोन डिस्ट्रीब्यूट करना चालू हो गया। तो कॉमरेड, पहले जो फार्मर्स और जो छोटे छोटे उद्योग जो रूरल के अंदर जो बैंकों के अंदर आने के लिए डरते थे, वो आफ्टर नेशनलाइजेशन बैंकों के अंदर आना जाना चालू हो गया। और इस तरह से हमारे रूरल डेवलपमेंट की वजह से देश का आर्थिक विकास भी काफी बढ़ गया। इसके लिए हम पूरी तरह से हम पब्लिक सेक्टर बैंक को ही ये सब क्रेडिट देते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंकों ने जिस तरह से रूरल के अंदर काम किया है और इस तरह से जो पहले कभी भी प्राइवेट सेक्टर बैंकों ने इतना काम नहीं किया, लेकिन आज हमें दुख हो रहा है कि आज सरकार जिस तरह से बिल को अमेंड करना चाहती है, जो बिल अभी आने वाले अधिवेशन में जो लाना चाहती है और जो कुछ बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करना जा रही है, हम उसकी कड़ी मात्रा में निंदा करते हैं कि जो पहले भी प्राइवेट सेक्टर बैंक थी और वो बैंक इतनी सारी फेलियर होगी कि वो बिफोर नेशनलाइजेशन 1680 बैंक का फेलियर, उसके बाद नेशनलाइज बैंक होने की इतना एक्सपेंशन होने के बाद में भी नेशनलाइज बैंक अच्छे बेटर सर्विस दे रहे हैं और साथ साथ में प्रॉफिटेबल भी है। देश के इस इकोनॉमी के अंदर नेशनलाइज बैंक का बहुत बड़ा योगदान है और ऐसे योगदान देने वाले बैंकों का जब निजीकरण किया जाता है तो हम कॉमरेड सब मिलके हम इस निजीकरण का विरोध करेंगे। इस निजीकरण को हम सक्सेस होने को नहीं देंगे और साथ साथ में हम इतनी शुभकामनाएं देते हैं कि बैंक नेशनलाइजेशन जिंदाबाद, बैंक नेशनलाइजेशन जिंदाबाद। আমি কিশোর চৌধুরী ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্র এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন কলকাতার জেনারেল সেক্রেটারি বলছি। আগামী 19শে জুলাই ব্যাংক জাতীয়করণ দিবস। 1969-এ 19শে জুলাই 16টা ব্যাংকে জাতীয়করণ করা হয়েছিল, তার মধ্যে ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্র ছিল। এই জাতীয়করণের ফলে আমাদের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন স্টেটে গ্রামে গঞ্জে তার বিস্তার লাভ করে, সমস্ত জায়গায় ব্রাঞ্চ ওপেন হয়। এর ফলে আম নাগরিক এবং বিশেষ করে কৃষক, শ্রমিক এবং নানা রকম নাগরিকরা এই ব্যাংকের সুবিধা ভোগ করে। এখন এই কেন্দ্রীয় সরকার ব্যাংকে বিজাতীয়করণ করতে চাইছে। আমরা এর বিরুদ্ধে। আমরা প্রত্যেক গ্রাহক এবং সাধারণ জনগণকে, নাগরিককে আমরা অনুরোধ করছি আগামী 19শে জুলাই যে আমাদের বিরাট সমাবেশ হবে, সেই সমাবেশে আপনারা আমাদের পাশে থেকে আমাদের অনুপ্রেরণা দেবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। એઆઈબીએ जिंदाबाद, બીપીબીએ जिंदाबाद। બેંકોના 52મા રાષ્ટ્રીયકરણ દિવસે બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્ર એમ્પ્લોય યુનિયન ગુજરાત તરફથી તમામ કોમરેડ્સને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું। કોમરેડ્સ, આજથી 52 વર્ષ પહેલાં એઆઈબીએ દ્વારા બેંકોનું રાષ્ટ્રીયકરણ કરવા માટે જે લડત લડવામાં આવી હતી તેના ફળસ્વરૂપે 1969માં બેંકોનું રાષ્ટ્રીયકરણ કરવામાં આવ્યું હતું। કોમરેડ્સ, આજે ફરી એકવાર એ જ રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકોને ફરીવાર કોર્પોરેટ જગતના હાથમાં સોંપવા માટેની સરકાર હિલચાલ કરી રહી છે। આજે ફરી એકવાર આપણે બેંકોના રાષ્ટ્રીયકરણને બચાવવા માટે થઈ અને ફરી એક લડત લડવા માટે તૈયાર રહેવું પડશે અને તો જ આપણે આપણી બેંકોને બચાવી શકીશું। કોમરેડ્સ, સરકાર આ બેંકોને કોર્પોરેટ જગતની હાથની કઠપુતલી બનાવવા માંગે છે। દેશની પ્રજાની મૂડીને કોર્પોરેટ જગતના હાથમાં સોંપવા માંગે છે અને એઆઈબીએના એક સૈનિક તરીકે આપણે ક્યારેય સહન કરી શકીશું નહીં। કોમરેડ્સ, આના માટે આપણે રોડ પર ઉતરવું પડશે, આપણે લડાઈ લડવી પડશે, આપણે સરકારને બતાવવું પડશે કે બેંકોના ખાનગીકરણના કોઈ પણ કોશિશને
અમે ચલાવી લઈશું નહીં, કારણ કે આ ફક્ત બેંકોના કર્મચારીઓના હિતનો સવાલ નથી, પરંતુ દેશ હિતનો સવાલ છે, દેશની જનતાના હિતનો સવાલ છે. અને જ્યારે દેશ હિતની વાત આવે ત્યારે EIBAના સૈનિકો આ વસ્તુઓને ક્યારે પણ સહન કરશે નહીં. એટલે અમે ગવર્મેન્ટની સરકારની આ કોશિશને ક્યારેય કામયાબ થવા દઈશું નહીં. આવો આપણે સાથે મળી અને પ્રતિજ્ઞા લઈએ કે અમુક બેંકોના રાષ્ટ્રીયકરણને બચાવવા માટે જે કાંઈ પણ કુરબાની આપવી પડશે એ તમામ કુરબાની આપવા માટે તૈયાર રહીશું અને બેંકોનું રાષ્ટ્રીયકરણ બચાવીશું, બેંકોનું ખાનગીકરણ थवा नहीं चाहिए. जय हिंद. साथियों, लाल सलाम. आज हम बैंक राष्ट्रीयकरण की 52वीं वर्षगांठ मना रहे हैं. हम लोगों में बहुत उत्साह है कि 19 जुलाई 1969 को उस वक्त की सरकार ने, उस वक्त की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अध्यादेश लाकर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया. तत्पश्चात 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया. राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य जो थे उसके अंतर्गत वित्त का सामाजिक नियंत्रण, रोजगार का विकास, कृषि का विकास, पंचवर्षीय योजना में वित्त व्यवस्था, शिक्षा, छोटे उद्योग, मझोले उद्योग, बड़े उद्योगों को वित्त व्यवस्था प्रदान करना लक्ष्य रखा गया था. और हम सोचते हैं कि हमने विगत 51 सालों में इसमें काफी सफलता हासिल की है, क्योंकि दुग्ध क्रांति, हरित क्रांति, औद्योगिक क्रांति, इतनी सड़कों का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, बड़ी बड़ी इमारतों का विकास, बड़े बड़े पुल का विकास और इतनी बाजार में चमक धमक हम जो देखते हैं तो हम सोचते हैं कि ये हमारे योगदान से ही संभव हुआ है. आज जब निजीकरण की वकालत भारत सरकार कर रही है तो उसके 2 कारण हैं. पहला, भारत सरकार का कहना है कि भारत सरकार को इन बैंकों को पूंजी देना होती है. दूसरा, उन्होंने ये कारण बताया कि सरकार का काम शासन करना है, व्यवसाय करना नहीं. तो पूंजी भारत सरकार ने अभी तक जितनी दी है वो कारपोरेट घरानों ने, विलफुल डिफॉल्टर्स ने जो लूटपाट की है उसके लिए उसकी भरपाई हुई है. आम जनता को उसका कोई भी फायदा नहीं उठाना मिला है, क्योंकि अगर आम जनता को ये फायदा होता तो इतना गरीबी का स्तर हमारा इतना नीचे नहीं जाता. दूसरा, ये कहना कि भारत सरकार का काम शासन करना है, व्यापार करना नहीं. तो सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें केवल व्यापार ही नहीं करती, सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इनका राष्ट्रीयकरण किया गया है. तो इसका देखने का जो तरीका है वो सामाजिक उद्देश्य होना चाहिए. EIBA के द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे हैं और अभी आंदोलन किया जा रहा है कि बैंकों को निजीकरण से रोका जाए. इसीलिए 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विभिन्न विचारधाराओं वाले IAS ऑफिसर, बैंकों में काम करने वाले पूर्व विशेषज्ञ और राजनेताओं के विचारों के वेबिनार की श्रृंखला प्रतिदिन आयोजित की जा रही है. और उसके अंदर सभी लोगों ने जो है सक्षम बैंकिंग के लिए सार्वजनिक बैंकों की वकालत की है. आज भारत सरकार के पास बैंकों को निजीकरण करने के लिए किसी भी प्रकार का जनमत नहीं है. अगर आप किसी भी कस्टमर से पूछेंगे, आम जनता से पूछेंगे, तो अपनी पूंजी सुरक्षित रखने के लिए सार्वजनिक बैंक की वकालत करता नजर आता है. इस प्रकार भारत सरकार के पास किसी भी प्रकार का जनमत नहीं होकर भारत सरकार जोर जबरदस्ती से अगर निजीकरण करेगी तो उसकी हार होगी. और हम चूंकि आंदोलन कर रहे हैं, हमारी दिशा सही है, तो जीत हमारी निश्चित है और हम जरूर जीतेंगे. आज इस मौके पर पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ. लाल सलाम. सार्वजनिक क्षेत्र जिंदाबाद. लाल सलाम जिंदाबाद. EIBA जिंदाबाद. थँक यू कॉम्रेड. नमस्कार. बँक राष्ट्रीयकरणाच्या 52व्या वर्धापन दिनानिमित्त आपल्या सर्वांना संघटनेतर्फे मी मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. बँक राष्ट्रीयकरणाच्या एकमेकांना शुभेच्छा देऊन आपण हे राष्ट्रीयकरण वाचवू शकणार आहोत का? खरोखरच हा अत्यंत कठीण असं आव्हान आणि प्रश्न आज आपल्या समोर संघटना म्हणून आणि चळवळ म्हणून उभा आहे. 1969 साली ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनच्या प्रदीर्घ लढ्यानंतर आंदोलनामुळे या देशात खासगी बँकांचं राष्ट्रीयकरण झालं. तत्कालीन पंतप्रधान माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी
खाजगी बँकांचं राष्ट्रीयकरण जाहीर केलं, घोषित केलं आणि त्यावेळेला विरोधी पक्षाच्या बाकावर बसणारा भारतीय जनसंघ त्याचं नाव आणि रूप बदलून आज तो भारतीय जनता पार्टी या नावाने संसदेत पाशवी बहुमताच्या जोरावर सत्तारूढ आहे आणि त्याचं मनोदय आहे, त्याची रणनीती आहे की या देशातील राष्ट्रीयकृत बँकांचं खाजगीकरण करायचं आणि या उद्देशाने टाकलेलं पहिलं पाऊल 28 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्पामध्ये ज्या वेळेला अर्थमंत्री आणि या देशातील 2 राष्ट्रीयकृत बँका आणि आयडीबीआय बँकेचं खाजगीकरण होणार असं जाहीर केलं, त्याची तत्कालीन आणि ताबडतोबीची प्रतिक्रिया म्हणून देशातील तमाम बँक कर्मचारी आणि अधिकारी युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियनच्या नेतृत्वाखाली 2 दिवसाच्या संपावर गेले. भाजपा वगळता देशातील सर्व पक्षांनी, सर्व कामगार संघटनांनी या संपाला पाठिंबा दिला. अत्यंत अभूतपूर्व यशस्वी झालेल्या या 2 दिवसाच्या संपानंतरही भाजपा सरकार, मोदी सरकार, भारत सरकार यांच्या धोरणात तसूभरही बदल झालेले नाही, ही वस्तुस्थिती देखील आपण लक्षात घेतली पाहिजे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की संप, मोर्चा, आंदोलन, निदर्शनं हे अवलंबून आपलं खाजगीकरण केवळ आपण थोपवू शकणार, त्याला जोड पाहिजे, त्याला साथ पाहिजे ती जनतेच्या रेट्याची, जनतेच्या दबावाची, जो भारत सरकारवर, मोदी सरकारवर आपण आणला पाहिजे. जनता म्हणजे या देशातील आम जनता, सर्वश्रेष्ठ जनता. अगदी या देशातील जनतेच्या तळागाळापर्यंत, खालच्या स्तरापर्यंत जाऊन आपण आम जनतेला बँक राष्ट्रीयकरणाच्या लाभार्थींना, आपल्या ग्राहकांना बँक राष्ट्रीयकरणाचे फायदे समजावून सांगितले पाहिजेत, खाजगीकरणाचे दुष्परिणाम आणि तोटे समजावून सांगितले पाहिजेत आणि त्यांची बचत खाजगीकरणामुळे कशी धोक्यात येईल आणि केवळ सार्वजनिक बँकातच ती कशी सुरक्षित आहे हे समजावून सांगून त्यांना आपल्या सोबत उभे केलं पाहिजे, आपल्या बाजूने उभे केलं पाहिजे, आपल्याबरोबर आंदोलनात त्यांना घेऊन भारत सरकारवर, मोदी सरकारवर त्यांचा दबाव आणला पाहिजे. आणि दुसऱ्या बाजूने जनतेचे प्रतिनिधी, जनप्रतिनिधी जे संसदेत खासदार म्हणून बसलेले आहेत, ह्या सर्वांना भेटून, प्रत्येक खासदाराला भेटून त्यांना राष्ट्रीयकरणाच्या बाजूने बोलतं केलं पाहिजे. खाजगीकरणाच्या विरोधी संसदेमध्ये त्यांनी बोललं पाहिजे आणि त्यांचाही दबाव, या खासदारांचा दबाव या सरकारवर आला पाहिजे. एका बाजूने जनप्रतिनिधींचा संसदेमधील दबाव, दुसरीकडून आम जनतेचा दबाव आणि तिसरीकडे आपलं आंदोलन, संप, निदर्शनं, या तीनही मार्गाने आपण जर ही चळवळ चालवली, खाजगीकरण विरोधी मोहीम राबवली, तर मला निश्चित खात्री आहे मला की आजपर्यंत जसे ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनने हाती घेतलेला प्रत्येक लढा आपण यशस्वी केलाय एआयबीएने, त्याचप्रमाणे ही खाजगीकरण विरोधी मोहीम आणि राष्ट्रीयकरणाच्या बाजूने राष्ट्रीयकरण अबाधित राहावं यासाठी चालवलेला आपला लढा हा आपण निश्चित जिंकू शकू. आणि या आशेसह, या अपेक्षेसह पुन्हा एकदा या 52व्या बँक राष्ट्रीयकरणाच्या वर्धापन दिनानिमित्त मी तुम्हा सर्वांना पुन्हा एकदा मनपूर्वक शुभेच्छा देतो आणि इथे थांबतो. धन्यवाद. थँक्यू.